जी। नमस्ते सर। नमस्कार। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइएगा और उसके बाद में आप ये भी बताइएगा हमें कि भाई इंटरव्यू के प्रोग्राम से आपको कितनी वो मिली और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपने कैसे की, जिसके कारण जो भी अभी बच्चे, अभी जो एस्पिरेंट हैं हमारे, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको सटीक एक जानकारी मिल पाए, आपके एक्सपीरियंस का उसमें फायदा मिल पाए। आपने ऐसे कौन कौन सी चीजें की, कैसे हॉबी तैयार करी, कैसे आपने अपना बैकग्राउंड तैयार किया, कहाँ कहाँ से जो है आपने, मतलब कहते हैं ना कि एक जर्नी जो है आपकी कैसे रही, थोड़ा सा आप बताइएगा। जी सर, बिल्कुल। मेरी ये जर्नी 20 जुलाई 2019 से स्टार्ट हुई है। हम्म। उसके बाद से कंटिन्यू मैंने जब तक मेंस लिखा 21 जुलाई 2024 तक तो पढ़ाई की। उसके बाद मेंस होने के बाद मैंने आर एस जंक्शन का जो इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन किया। पहले मैं जो ये प्रोग्राम इंटरव्यू वाला है वो आपका जो टेलीग्राम चैनल है आर एस जंक्शन का, उसी में सुनती थी जो ऑडियो आर्टिकल्स आते थे। फिर मैंने देखा कि आपने एक अलग से कोर्स लॉन्च कर रखा है, उसमें आया था मेरे सामने, तो मैंने वो ले लिया था। और डेली फिर में जो आपके ऑडियो आर्टिकल्स आते थे उनको शाम को सुनती थी और उनके नोट्स बना लेती थी जैसे मुझे टाइम मिलता था। तो उससे मुझे ये हुआ कि मेरे जितना भी करंट जो है वो सारा तैयार हो गया। और उस जो ऑडियो आर्टिकल है उसमें जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुए उस टाइम से जो क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे जा रहे थे उनके बारे उनको भी कवर किया गया था। तो वो भी मेरे समझने में हेल्प हुई कि अभी इस बार पैनल कैसा कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, कैसे उनको आंसर चाहिए, तो वो चीजें सर बहुत हेल्प हुई उसमें। अच्छा, आप अगर नोट्स बनाते थे तो कितना नोट्स बना लेते थे? जैसे मान लो अगर अपन बात करते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो टेलीग्राम पर जो भी अपन डालते हैं या फिर एप्लीकेशन पर जो भी आपके फुल अवेलेबल रहता है, तो उसमें आपने मतलब कितना नोट्स बना लेते थे एक वीडियो का या ऑडियो का? सर कुछ चीजें थी जो मुझे मैंने 21 वाला इंटरव्यू भी दे रखा है, तो उसमें कुछ चीजें तो मुझे पहले से पता थी और जो चीजें मुझे नहीं लगती थी उनको मैं अलग से लिख लेती थी कि हाँ ये चीज सर ने नहीं बताई है, ये हम नोट कर लेते हैं। वेरी तो गुड। अब उसमें डेली 3-4 पेज आराम से हो जाते थे। काफी अच्छे से कवर किया जाता था जो भी टॉपिक है उसको। कोई भी उसमें किंतु परंतु नहीं रह जाता था कि इसमें ऐसे पूछ सकते हैं या वैसे पूछ सकते हैं, सारा कुछ कवर होता था। अच्छा, और आपने जैसे अपने जो पर्सनल बैकग्राउंड वाले जो टॉपिक हैं या फिर जो भी आपका मतलब हॉबी से रिलेटेड एस्पेक्ट है, कैसे आपने वहां पर अपने आप को नर्वस होने से बचाया, मतलब कैसे आपने जो है ये चीजों को हैंडल किया रियल टाइम एनवायरनमेंट में? जी सर, मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स है, मैंने बीकॉम कर रखी है। तो 21 वाला इंटरव्यू जब दिया था तो मैंने कॉमर्स का जो बेसिक कंसेप्ट है सारे तैयार कर लिए थे, 12th लेवल के, कुछ ग्रेजुएशन के लेवल के, जो जनरली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, जितने मैंने एक दो मॉक दिए थे और जो मेरे से मॉक में पूछे जाते थे उसके हिसाब से मैंने कवर किया। हॉबी मेरी है उपन्यास पढ़ना। तो उसके लिए मैंने सर 35 के लगभग उपन्यास पढ़े, क्योंकि जो 21 वाला इंटरव्यू था उसमें हमें साल भर का टाइम मिला था। तो उसमें फिर मैंने फिर सिर्फ इंटरव्यू पर ही फोकस किया था, तो मैंने उस टाइम काफी उपन्यास पढ़े। तो उसमें मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया उससे कि अपने जो हॉबी है वो अच्छे से कवर होगी, क्योंकि जब हम 30-35 उपन्यास पढ़ लेते हैं तो अपनी हॉबी अच्छे से तैयार हो जाती है। और इस बार उनके साथ ही मैंने कुछ जो करंट के नॉवेल्स है उनको वैल्यू एड करके और मेरी हॉबी प्रिपेयर की। और डिस्ट्रिक्ट सर मेरा डिडवाना कुचामन जिला है, तो वो हमने जो उसका ग्रुप बना होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग, उसमें हमने प्रिपेयर किया था। बाकी करंट आपकी हेल्प से सारा हो ही गया था। और इंटरव्यू में मेन चीज मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। चाहे आपको क्वेश्चन आए ना आए, यदि आए तो आप अच्छे से बताएं, ना आए तो भी नर्वस ना हो कि बस ये मुझे आ नहीं रहा, इजी सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिर ये क्या होगा, क्या सोचेंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। जैसे मैं यदि मेरी बात बताऊं तो मैंने सॉरी को भी एक आंसर की तरह प्रिपेयर किया था कि अपने सॉरी 5-7 टाइप से बोल लें, ताकि अगले को ये नहीं लगे कि यार इसको एक भी रटी रटाई चीजें बोल रही है, मुझे याद नहीं रहा सर, मुझे याद नहीं आ रहा सर, मैं अभी पढ़ नहीं पाई सर, ऐसे करके मैंने उनके डिफरेंट टाइप्स तैयार किए थे, तो उससे मुझे हेल्प हुई। और शायद अपन अपने वाले जो इंटरव्यू का प्रोग्राम होते हैं इसमें यही बताते हैं कि भाई सॉरी जो है आप एक बार मैंने कहें, अलग अलग चीजों में कहें, या तो सर दिमाग से निकल गया, राइट? हाँ, वो भी अच्छा बिल्कुल सर। रहता है। वो भी अच्छा रहता है क्योंकि कई बार जैसे अपन एक मतलब कहते हैं ना कि बिना इमोशंस के अगर जवाब देते हैं तो भी बुरा लगता है, लेकिन उसको जी अलग जी। अलग तरीके से कहना वो हमारी एक फेयरनेस को भी दिखाता है, या फिर हम में जो इंटेग्रिटी है कि नहीं है उसको भी वहां पे शो करता है। आप बिल्कुल। नर्वसनेस को कैसे आपने वहां पर हैंडल किया? जैसे मान लो आपने आरपीएससी के कैंपस में एंटर करी, फिर वहां पर जब तक आपका इंटरव्यू रहा, एक वो बहुत स्टेज वो होता है जहां पर
कई सारे एस्पिरेंट जो हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं या फिर पैनल के जो बोर्ड का चेयरमैन होता है उसके बारे में सोचने लगते हैं। ऐसा मतलब कैसे आप क्या क्या गाइड करेंगे बच्चों को? जी सर, मेरा जो 21 वाला इंटरव्यू था उसमें मेरे जसवंत राठी सर का बोर्ड था। और बस यही सोचा था कि उस टाइम वो बोर्ड नहीं आई, क्योंकि वो सर थोड़ी जो मार्केट में चीजें चलती वो मैंने सुन रखी थी। तो जैसे ही मैं एंटर हुई तो मुझे लगा बस बोर्ड जो है उनके अलावा कोई सा भी बोर्ड आ जाए बस, बाकी तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तैयारी ठीक कर रखी थी तो उसके हिसाब से। लेकिन जैसे ही मैं मेरे से पहले वाले कैंडिडेट एंटर हुए, मुझे वहां लेके गए, तो मैंने सामने बोर्ड पर देखा कि राठी सर का बोर्ड है। फिर मैंने जितनी मेरी मेहनत है उस पे भरोसा किया कि अब जो हमने मेहनत किया होना तो वही है। और साथ में बस अपने जो परमात्मा है उनको याद किया कि सर बस अब संभाल लेना आप ही। बाकी इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था और मेरे 65 मार्क्स थे 21 वाले में, आरटी सर के बोर्ड में। और इस बार कैसी मीना सर का बोर्ड था, उसमें भी यही था कि बस एंटर होने के बाद से बस ये नहीं सोचा, नेगेटिविटी नहीं आने दी माइंड में कि नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। बस ये सोचा कि जो होगा अच्छा होगा और कोशिश करेंगे और अच्छा करें। ऐसे नहीं कि बुरा एक दो क्वेश्चन नहीं आए स्टार्टिंग के मान लो और हम एकदम नर्वस हो जाए तो हमारा इंटरव्यू पूरा खराब होता है। मुझे भी काफी क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन मैंने वहां ये सोचा कि बस ये एक पहल था और निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें लास्ट तक लेके जाना है। तो इसमें भी इस बार मेरे 50 मार्क्स है सर इंटरव्यू में, तो मुझे ज्यादा दिक्कत आई नहीं। बस हाँ, सबसे क्योंकि ज्यादा ये पॉजिटिव रखे अपने को। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बोलिए बोलिए। जी सर, सबसे मेन पॉइंट ये है कि हम जितना पॉजिटिव रख सके माइंड को, चाहे उसमें जो भी खाने में, सॉरी सर, जो भी हमें गाने में जो भी चीजें याद आ रही है वो हम याद करने की कोशिश करें, या हम जिसको सोच के हम अच्छा महसूस करते हैं वो चीज हम याद करें, तो वो फिर हमें नर्वस नहीं होने देती। जी जी जी। जी तो इसमें एक और जो बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या रहती है कि जैसे मान लो अभी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म समाप्त हो गए भरना, उसका डेट, कई लोग सोचते हैं कि सर जब तक इंटरव्यू की डेट नहीं आएगी तब तक हम जो है वो तैयारी नहीं करेंगे, जब तक इंटरव्यू की डेट आएगी उसके बाद में ही तैयारी करेंगे। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहेंगे? सर, इंटरव्यू की तैयारी हमें जब से हमारा मेंस का रिजल्ट आ जाता है और उसके पीडीएफ में अपना रोल नंबर दिख जाता है उसी दिन से स्टार्ट कर देना चाहिए। डेली न्यूज़पेपर पढ़ें और साथ में अपना जो बैकग्राउंड है वो तो कम से कम तैयार करें, क्योंकि हो सकता है हमारा जो नंबर है वो पहले फेज में ही आ जाए, पहले दिन ही आ जाए, पहला नंबर ही हमारा हो, ये पता नहीं चलता किसी को भी कि मेरा सबसे लास्ट में होगा या बीच में होगा। और इन आरपीएससी का जैसे हमें पता है कि वो 10 दिन पहले नोटिफिकेशन देती है सिर्फ, तो फिर उस 10 दिन में कुछ नहीं हो पाता। जो आपको उस दिन पहनना है वो सारा चीज आप इंटरव्यू आने से पहले डिसाइड करके रख दीजिए अभी से कि मुझे ये चीज पहननी है, ये चीज वहां बोलनी है। ये सारी प्रैक्टिस पहले की होती है, क्योंकि उसके बाद हमारे दिमाग में बहुत सी चीजें चलती है, जब डेट आ जाती है उसके बाद हम नहीं तैयारी कर सकते, उसके बाद बस हम फ्लो के साथ चल सकते हैं, बट तैयारी उस टाइम नहीं हो सकती कि बस उस टाइम हमने एक के बाद एक मॉक दे लिए, सब कुछ कर लिया, तो वो चीजें नहीं हो पाती, क्योंकि ये एक लंबी प्रोसेस है, कम से कम 3-4 महीने हमारी प्रैक्टिस होगी तब जाके बात होगी। ये चीज है सर। तो बिल्कुल जिस दिन मेंस का रिजल्ट आ जाए, हम यदि सक्सेस हैं तो उसी दिन से हमारी तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए, ताकि जो हमारी समझ है वो धीरे धीरे विकसित होगी, एक बार में नहीं विकसित होती। और यदि हमने एक बार में रट के कर भी ली तो वो सामने वाले को पता चल जाएगा, पैनल को, क्योंकि वो बहुत अनुभवी लोग होते हैं वहाँ, ये तो बस रट के आया है, तो वैसा नेगेटिव इफेक्ट जाता है। तो आपका अनुभव क्या कहता है कि जैसे मान लो कोई भी कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि भाई आज जो घटना हुई है बहुत ही फ्रेश है। जैसे मान लो अगर टेररिस्ट का अटैक भी अगर दिल्ली में हुआ, तो टेररिज्म क्या है ये हमें जो है ऑलरेडी आता है, मतलब इंडिया जो है इसका दंश करीबन आज के 30-40 साल से झेल रहा है। तो ये मतलब बच्चों की एक और हमारे पास जो क्वेरी आती है कि सर कितना पीछे जाकर के हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज को देखें और कितना देखें, कितनी डेप्थ में देखें। हालांकि वो आपने हमारे प्रोग्राम में तो अच्छे तरीके से देखा होगा, लेकिन आप रैंक नंबर 15 हैं, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और परमात्मा ने आपका जो है वो एक मतलब जो आप चाहते थे उस पोस्ट पे आप जा रही हैं। तो मतलब इसके बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगी? सर, जो बेसिक है वो तो हमें हर चीज का पता हो, जैसे टेररिज्म है तो उसका हमें इतिहास पता होना चाहिए। लेकिन मेनली जो बोर्ड है वो फोकस करंट पर करता है कि अभी ये जो घटनाएं हैं हाल फिलहाल में ज्यादा देखी जा रही है, तो वो ज्यादा अच्छे से करें, बेसिक हमें पता हो, जो जनरल जानकारी हो उसकी। बाकी अभी जो चीजें हैं उनको हर प्रकार से तैयार करें। तो बोर्ड, क्योंकि जितना मैंने देखा है, जो महीने भर का करंट है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा पीछे वो नहीं जाते यदि कोई घटना कंटिन्यू नहीं चली आ रही तो। जैसे अभी वाला अटैक तो ये मुझे लग रहा है कि यदि 1-2 महीने लगता है इंटरव्यू स्टार्ट होने में तो वो जरूर पूछेंगे कि हम्म दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद, क्योंकि ये जो घटना अभी आगे चलेगी इस पर कंटिन्यू कुछ ना कुछ अपडेट आता रहेगा।
तो हुँ। इसको बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। फ़ॉरेन रिलेशंस में आपने कितना पढ़ा या फिर जितना हमने पढ़ाया बस उतना काफ़ी था? सर मेंस का जो सिलेबस है उसे तो अच्छे से कवर किया ही था, उसमें भी आईआर जो अपना पॉलिटी में थर्ड पेपर में आता है, वो तो अच्छे से किया ही था। इंटरव्यू के लिए सर जो आपका जो प्रोग्राम था ऑडियो आर्टिकल वाला, वो ही बस सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। उसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती अलग से, क्योंकि एक समझ हमारी पहले से विकसित होती है, हमने मेंस दिया है, लिखा है, पास किया है। बस उस टाइम करंट करंट की चीज़ें देखनी होती है जो उस प्रोग्राम में अच्छे से करवाई जाती है। अच्छा, एक और चीज़ मतलब जो बच्चों को सिखा सकते हैं आप अभी, कि जैसे इस समय मेंस के जो मार्क्स हैं, उनकी कट ऑफ काफ़ी घट रही है। तो जी इंटरव्यू जो सर, है, उसका वेटेज काफ़ी बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हैं, इसके बारे में सोचते हैं कि सर, ये अनलिमिटेड वो है, कितना भी पढ़ लो, उसी दिन के ऊपर डिपेंड करेगा। शायद हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। आपकी अगर तैयारी सही है, आपने अगर ओपिनियन बिल्डिंग अगर मान लो अपने दिमाग में उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, आपने वो हैंडल कर रखी हैं, तो हमें ऐसा लगता है शायद एस्पिरेंट को जो है इसके बारे में सोचने की बजाय अपनी तैयारी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कई सारे बच्चे जो हैं, हम ये भी कहते हैं कि सर, ये तो अनिश्चितताओं का खेल है, हो सकता है हमें अच्छे मार्क्स भी मिल जाएँ, अच्छे मार्क्स ना भी मिलें। तो आपका जो है उनके बारे में क्या सजेशन रहेगा? क्या आप कहेंगी उनको कि ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ही? सर जितना मैंने जिस जो 2 इंटरव्यू दे लिए, दोनों इंटरव्यू में मेंस से ज़्यादा इंटरव्यू की तैयारी की है। मेंस की तो मेंस के टाइम की ही थी, उसके बाद मैंने इंटरव्यू की ज़्यादा तैयारी की है। क्योंकि हर फेज़ अपना 100% माँगता है, यदि आपने मेंस में 100% दिया है, तो इंटरव्यू में 100% दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि उस दिन सब कुछ दिन पे नहीं डिपेंड करता, हालाँकि कुछ परसेंट मैटर करता है, लेकिन हमें अपनी मेहनत पूरी करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उस दिन जो होगा देखेंगे, भगवान करेगा। हाँ, भगवान साथ देगा, लेकिन हम अपनी मेहनत करेंगे तभी साथ देगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका एक सर्टेन एरिया है, आपको जो चीज़ समझ आ रही करंट आस-पास दिख रहा है, वो सब चीज़ करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा फ़ोकस रहिए क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं आरपीएससी का ट्रेंड, इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करने लग गया 30-40 मार्क्स की रेंज आ रही है इंटरव्यू में, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, तो इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। आप फुल तैयारी कीजिए, जितना आपने मेंस के लिए पढ़ा है, उससे ज़्यादा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा हुआ कहीं व्यर्थ नहीं जाता कभी, काम आएगा बिल्कुल। और आप खुद देखेंगे जिस दिन इंटरव्यू होगा, उस दिन आपको खुद पता चल जाएगा हाँ, ये चीज़ मैंने वहाँ पढ़ी थी, तो ये काम आ गई यहाँ। क्योंकि इंटरव्यू का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो हमारे सिलेबस से ही पूछेंगे, हमारा सब्जेक्ट से पूछेंगे, हमारे बैकग्राउंड से पूछेंगे, जॉब से पूछेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं मेरा बता दूँ, मेरा इंटरव्यू 5 मिनट कम से कम साड़ी पर चला, जो मैंने साड़ी पहनी थी उस पे चला। मैंने सोचा नहीं था कि साड़ी पर भी इंटरव्यू चलेगा मेरा। तो ये चीज़ें हैं, आप तैयार कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। भगवान पर छोड़िए पर पूरा मत छोड़िए। भगवान अपने हिस्से का साथ ज़रूर देगा। एक और जो कई बार देखी जाती है ना, अपने एस्पिरेंट जो रहते हैं, वो अपने इंटरव्यू की तैयारी छोड़ करके जिस समय ये इंटरव्यूज़ एक बार स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो फिर सबकी ये जो अपनी मतलब ट्रांसक्रिप्ट जो आती हैं, उनको पढ़ने में लग जाते हैं। उनमें से अगर कोई मान लो हार्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया ना किसी से भी, जो कि उनको लगता है कि ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन है, तो फिर ऐसे वाले में जो है वो थोड़ा-सा प्रवेश कर जाते हैं। जबकि हम ये मानते हैं कि जो सिलेक्शन है वो कॉमन क्वेश्चन से होता है। जैसे मान लो आपने अपने बारे में क्यों आपको सेलेक्ट किया जाए, आपकी कौन-कौन सी क्वालिटीज़ हैं, विभिन्न सामाजिक मुद्दे कौन से हैं, अगर वहाँ पर अवसर हैं तो क्या हैं, इकोनॉमिक या फिर चैलेंजेस क्या हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे जो कि इन मतलब ट्रांसक्रिप्ट्स को मेजरली तौर पर देखते हैं। हालाँकि वो एक पैटर्न उनको समझना चाहिए, लेकिन उनका आपको क्या मैसेज रहेगा? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि पैटर्न आप देखिए क्योंकि पैटर्न का हमें स्टार्टिंग के एक फेज़ में पता चल जाता है कि क्या क्वेश्चन्स चल रहे हैं। बाकी ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनको हम कभी कवर नहीं कर सकते, ना उनसे निराश होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उनको छोड़ भी सकते हैं। कुछ क्वेश्चन्स होते हैं जो सॉरी बोलने के लिए बने होते हैं और वो अगला जो बोर्ड पैनल है वो भी ये चाहता है कि ये सॉरी बोले इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम 100% सारी चीज़ें तो तैयार कर नहीं सकते कि सारा हमने कवर कर लिया। जितना हम कर सकते हैं उतना करें, जो एकदम अलग क्वेश्चन है उससे हम सॉरी बोल के निकल सकते हैं। उसमें टेंशन लेने की या प्रेशर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक पैटर्न समझ लीजिए कि आप ये पैटर्न चल रहा है अभी बोर्ड का, बाकी अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। ट्रांसक्रिप्ट हाँ, ठीक है चलती है पर ज़्यादा उनको माइंड में रखने की या उसको पढ़ने के बाद प्रेशर में आने की नीड नहीं है। ये चीज़ है सर। और जैसे आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स को कुछ एडवाइस दे पाएँ, वो अपने काम के साथ में जो है इंटरव्यू की तैयारी को कैसे हैंडल करें? सर जो वर्क
में है, अभी जॉब में है, जैसे मैं भी इस बार मैंने इंटरव्यू अभी मैं मार्केटिंग ऑफिसर हूँ 2021 बैच से, तो मैंने भी ये वाला इंटरव्यू है वो जॉब के साथ ही दिया है, ना लीव ली है, ना कुछ किया है। तो बस संडे, सैटरडे लगभग छुट्टी रहती है, सैटरडे नहीं तो संडे को रहती है, तो आप उस टाइम मॉक दे लीजिए 1-2। बाकी डेली के 2-3 घंटे हम आराम से निकाल सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कितना भी वर्क कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को या सुबह जैसा भी सूटेबल हो, 2-3 घंटे निकालिए पर रूटीन बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि हम 10 दिन छोड़ दिया, 10 दिन पढ़ लिए, वापस 10 दिन छोड़ दिया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस खुद को थोड़ा-सा बाउंड रखें, डिसिप्लिन में रखें कि इंटरव्यू भी हमें उसी हिसाब से देना है जैसा हमने मेंस दिया है, तो ये काम निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होगा। जी। और जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए या फिर किसी भी मतलब कॉमन एस्पिरेंट के लिए भी मॉक इंटरव्यू देने का क्या सही समय है? जैसे मान लो भाई इंटरव्यू की डेट अगर उस समय आ जाए तो उसके पहले कितने दिन पहले आपने स्टार्ट किया, या फिर आप क्या सजेस्ट करेंगी उन कैंडिडेट्स को कि मॉक इंटरव्यू आप तब देना स्टार्ट करें? तो बोलने की प्रैक्टिस हमें मेंस होने के बाद से स्टार्ट कर देनी चाहिए। चाहे मॉक ना भी दें तो हमें मिरर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए कि मुझे ऐसे बोलना है। 1-2 मॉक दे आएँ कि आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे इंट्रो में ही अभी दिक्कत आ रही है या मुझसे फ्लोलेस बोला भी नहीं जा रहा। तो आप पहले घर पे स्टार्ट कर सकते हैं मिरर प्रैक्टिस कि आपका थोड़ा बहुत बेस बने और फिर आप धीरे-धीरे 1-1 वीक छोड़ के संडे टू संडे मॉक दे दें और डेट आने के बाद ज़्यादा मॉक के पीछे ना पड़ें क्योंकि 2-3 मॉक बहुत है। उस टाइम खुद को प्रिपेयर रखने के लिए होता है। मॉक में फिर हो सकता है कि हमें कुछ चीज़ें नहीं आ रही हो और पैनल ऐसा कुछ पूछ ले, तो फिर हम वहाँ डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो डेट आने के बाद आप 2-4 मॉक दें, उससे पहले आप पूरी तैयारी करें। जो भी जब भी आपको टाइम मिल रहा है, संडे को मिल रहा है, बीच में मिल रहा है या अपने ग्रुप बना सकते हैं 3-4 लोगों का जो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो आपस में एक-दूसरे की मॉक कंडक्ट कर सकते हैं। तो वैसी चीज़ें कर लेते हैं। जी। तो आपकी ये जो चीज़ें हैं वो एस्पिरेंट्स को काफ़ी काम आएँगी। आप कभी और समय निकले आपसे जब आप ट्रेनिंग में हों या कभी भी, तो आप और जो हैं उनको लाभान्वित करिएगा। कभी ऑनलाइन सेशन में आप अगर जुड़ सकें तो उन बच्चों के अगर कोई भी क्वेरीज़ हों, बिकॉज़ यू हैव क्लियर्ड इट एंड आपने जो है इस चीज़ के प्रोसेस से गुज़रे हैं, 2 बार गुज़रे हैं और अच्छे मार्क्स से गुज़रे हैं एंड यू आर गुड रैंक होल्डर। तो मतलब एक ऑथेंटिसिटी, एक लेजिटिमेसी किसी भी बात की बनती है। आर्य जंक्शन परिवार की ओर से आपको आपकी सक्सेस के लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ। और आप ऐसे ही जो हैं आगे अपने करियर में अच्छी ऊँचाइयाँ छूते रहें। मतलब वी विल विश यू कि आप जो हैं इससे और बेटर जो आपके ड्रीम्स हों उनको भी अचीव आप कर पाएँ। और आज के लिए इतना ही, और अगर आप कोई लास्ट मैसेज भी देना चाहें बच्चों को जो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, यू आर वेलकम। धन्यवाद सर। मेरी लाइक कोई भी सेवा हो तो आप मुझे कभी भी बता सकते हैं। मैं ज़रूर बच्चों से जुड़ने की कोशिश करूँगी क्योंकि वो भी मेरे जैसे ही छोटे मेरे भाई-बहन ही होंगे। हो सकता है मुझसे बड़े भी हों, तो मैं उनकी कुछ भी हेल्प कर सकूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और मैसेज सिर्फ़ यही है कि मेहनत कीजिए, अनुशासन में रहिए और कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर कि हम ये कर सकते हैं। बाकी और कोई खेल नहीं है यार इंटरव्यू का। जी मैम, अच्छा थैंक यू लगा सर। आपसे बात करके एंड वी विश यू वेरी, वेरी बेस्ट इन योर फर्दर लाइफ। थैंक यू सो मच। जब थैंक भी आपको मौका मिले आप कंट्रीब्यूशन कीजिएगा अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। जी, धन्यवाद सर, बिल्कुल। थैंक यू मैम। धन्यवाद। थैंक यू मैम।